सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पैशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10 फिजिक्स, ठीक है। तो प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और अगर प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ऐसे मान लीजिए कि आप देखते हो, रोज सुबह उठते हो तो सूर्य जब निकलता है वही आपका होता है प्रकाश, ठीक है। तो जब सूर्य निकलता है, प्रतीत होता है, धीरे धीरे रात से जब उजाला होता है तो हमें क्या होता है कि सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो यही मतलब होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, और जब प्रकाश नहीं होता है तो हम वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब रात्रि होती है तो रात्रि के समय में क्या होता है कि हमें टार्च वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। अगर टार्च हमारे पास ना हो, ठीक है, तो अगर विद्युत बल्ब ना हो, लाइट ना हो, तो हमें क्या होता है कि हमारे घरों में अगर कोई वस्तुएं आसपास रखी होती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही रहना अहम बात है, ठीक है। तो क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या आप सीधा ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या एक प्रकार से परिभाषा इसका और कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत का मतलब होता है कि हमारे नेत्र बिंदु के द्वारा किसी चीज का दिखाई देना, वही होता है प्रकाश। अगर इससे हम आगे बात करें कि जो प्रकाश होता है निर्वात में कितनी चाल से चलता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। क्या हमने लिखा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, यानी जिसको हम बहुविकल्पीय भी कहते हैं, तो जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है ऐसे करके परीक्षा में पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 3 × 10⁸, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से कर करके आपको दे दिया जाएगा, तो आपको किस पर टिक मारना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पर आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर होती हैं, और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ हाई स्कूल के ही लिए नहीं है, क्योंकि इंटर वाले बच्चों के लिए भी ये अनिवार्य है, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो इंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उनका जो मतलब सेकंड पेपर है वो ही क्या है, प्रकाश ही है, ठीक है। तो हाई स्कूल और इंटर वाले जो छात्र हैं दोनों मिल करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे लिखा है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर अपनी कॉपी में पेन से इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। प्रकाश का जो लेसन है, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी हो गया, SSC हो गया, और मतलब रेलवे ग्रुप डी हो गया, वहाँ जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो फिजिक्स से प्रकाश से संबंधित 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जरूर जाता है। इसलिए प्रकाश हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिखा है इसका मतलब क्या होता है। एंगस्ट्रॉम, तो जैसे आप देख रहे हो कि हमने ये लिखा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगर ए के ऊपर इस तरीके से बना हुआ है तो इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम का नाम देते हैं। यानी इसको हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अगर ए के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है, ठीक है। अब जानेंगे कि जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या होता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो दूरी का क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। ये नोट करिएगा, यानी ये नोट कर लीजिएगा कि दूरी का छोटा मात्रक होता है, दूरी का छोटा
मात्रक होता है। क्या छोटा मात्रक होता है? आपका एंगस्ट्रॉम। और जो अगर बात की जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आप कह सकते हो कि 10⁻10 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10⁻10 मीटर। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है। क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 10⁻10 लिखा हुआ है, अगर हम इसको नीचे यहाँ भाग कर रहा है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा करेगा, तो जब यहाँ पर ऊपर गुणा करेगा तो ये जो घात देख रहे हो नीचे प्लस में हो, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपकी परीक्षा में हेडिंग पूछी जाती है प्रकाश के बाद में, अब प्रकाश तो जो होता है ये हमने आपको बताया कि प्रकाश यानी शुरुआत में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल को लगा नहीं सकते हैं। जब आपका सवाल आपको दिया जाएगा, आपको सवाल भी यही मतलब इसी क्लास के बाद आपका सवाल भी हम लगवाएंगे इसमें। ठीक है, यानी जितना भी आपके फिजिक्स के किताब में, ठीक है, पहले पार्ट का जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें जितना भी न्यूमेरिकल है, सवाल है, आंकिक प्रश्न है, वो सभी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि प्रकाश के बाद जो हेडिंग आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वो होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चीजें होती क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब होता है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों बातें कह सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता क्या है। तो प्रकाश का मतलब हो गया लाइट, यानी प्रकाश की किरणें। परावर्तन का मतलब समझ लीजिए कि बदलाव, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जब मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका क्या है? सूर्य है, यानी ये आपका प्रकाश है, और ये प्रकाश की क्या है? ये सब प्रकाश की क्या है? किरणें हैं। मान लीजिए क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। तो अगर बात की जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो मैं एक ही बार में सीधा सीधा बोलूंगा। आपको ऐसे कहना है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, यानी प्रकाश जो है वो स्वयं एक बिंदु में है अपने, जैसे मैं हूँ तो मैं क्या हूँ कि एक बिंदु में हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपका जो प्रकाश होता है वो एक बिंदु में होता है। तो आपको क्या कहना है? ऐसे कहना है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर पड़ती हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आकर पड़ती हैं तो उसका क्या होता है कि अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला आता है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अब कहाँ पर लौटेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई आपका पालिशदार तल है, क्या है? पालिशदार तल है, या फिर कोई चमकदार सतह है, चमकदार सतह, या फिर आपका हो जाएगा दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा। क्या होता है? शीशा, जो आप रोज घरों में अपने देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस दर्पण पर प्रकाश की किरणें आकर के पड़ती है तो क्या होता है, इसमें बताता है कि जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें जाकर के पड़ती है तो वहां से उनका परावर्तन होता है, यानी अधिकांश भाग यानी आधे से ज्यादा किरणें उसी माध्यम में ही वापस चली जाती है। तो वो आपका होता है क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो यही होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार तल पर जाकर पड़ता है तो उसकी किरणें अधिकांश भाग वापस लौट जाती है अपने ही माध्यम में, वही आपका होता है प्रकाश का परावर्तन। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी जो आपका प्रकाश का क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम,
तो जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगर मैं पहले नियम की बात करूं कि पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है, तो चलिए उसको भी जल्दी से देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा चित्र की सहायता से इसको हम समझेंगे। चित्र की सहायता से इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मैं इस मतलब रेखा पर खींच रहा हूँ लकीरें, ये आपका क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है दर्पण। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है दर्पण, ठीक है। अब अगर यहाँ से इस प्रकार से कोई किरणें इधर आ रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इस सतह से जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अगर इसकी मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये आपका बन जाता है आपतित किरण और ये क्या होता है दोस्तों? परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु भी है, ए बी और सी, और इसको हम क्या नाम देते हैं? यम का। अब ये देखो, आपतन बिंदु पर जो सीधी लकीर होती है इसको हम नाम देते हैं अवलंब का। क्या नाम देते हैं? अवलंब का। यानी आपतन बिंदु पर जो सीधी रेखा खींची होती है उसको हम क्या कहते हैं? अवलंब का नाम देते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि ये आपकी जो किरणें हैं ये आपका है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। तो दोस्तों जो किरणें आपतन बिंदु पर आकर मिलती हैं, यानी आप देख रहे हो कि ये से चलकर बी पर ये किरणें आ रही हैं, तो ये क्या है? आपतन बिंदु है। तो जो किरणें ए से बी तक आती हैं उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरणें आपतन बिंदु से होकर बाहर निकल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया परावर्तित किरण और ये आपका क्या हो जाएगा? आपतित किरण। अब आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है आई, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जो आपका होता है परावर्तित किरण, उसके बीच में जो आपका कोण होता है और ये आपका होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि इसके पहले नियम क्या हो, यानी इसके पहले नियम की बात करें कि जो परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है वो क्या होता है, तो आपको ऐसे कहना है कि आपतित किरण तथा अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको क्या कहना है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब जो होता है वो क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही आपका होता है पहला नियम, ठीक है। तो आपको क्या कहना है? दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण आई के बराबर सदैव होता है परावर्तन कोण। ये आपका होता है दूसरा नियम। पहला नियम हमने क्या बोला कि आपतित किरण तथा अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो हम मिटाल कर इसको क्या करते हैं? लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो पहला नियम होता है आपका प्रकाश के परावर्तन का वो क्या होता है? वो आपका होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण कामा अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका हो जाता है पहला नियम। यानी किसका पहला नियम? परावर्तन का पहला नियम। दूसरे नियम में हमने क्या बताया था? दूसरे नियम में हमने बताया था कि आपतन कोण के बराबर सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण। यानी आप लिख सकते हो दूसरे नियम में कि आपतन कोण क्या होता था? आई, ठीक है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर।
के बराबर होता है। परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका हो गया दूसरा नियम। अब इसमें आप लिख सकते हो नीचे से कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका रहा यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के नियम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपसे हेडिंग पूछा जाएगा वो आपका क्या होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी हेडिंग है वो क्या होगा, आपकी जो परीक्षा में पूछा आता है वो आपका होता है रेखीय आवर्धन। क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी ये आज हम समझेंगे कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो हमारा होता क्या है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन सबसे पहले जानेंगे कि रेखीय आवर्धन के बराबर क्या चीज होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। यानी रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। ये आपका होता है सूत्र। यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर हम बात करें कि रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किससे, m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम p से और वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। और p बराबर होता है वो, और i u बराबर हम क्या ले सकते हैं, यानी b बराबर i भी लिख सकते हैं और u बराबर क्या लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। ये आपका हो गया सूत्र। अगर बात किया जाए कि जो रेखीय आवर्धन है उसको हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई। कैसे कहोगे कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वही आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, यहाँ बटा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अनुपात। यानी आप कैसे कहोगे कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, हो गया आपका ये भी, इसके साथ ले लीजिएगा। अगर इसके बाद क्या हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। क्या होता है, इमेज होता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। ठीक है, तो अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं कि जो आपका प्रतिबिंब होता है वो चीजें क्या होती हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को लाकर रख दे तो उस दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। और उस दर्पण में उस वस्तु का आकृति बनना ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इससे क्या होता है कि जब सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं कि ब्रुश मंजन करने के बाद, नहाने के बाद क्या करते हैं, हम तुरंत शीशा के सामने जाते हैं। यानी दर्पण जो शीशा होता है घरों में जिससे हम अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वही आपका होता है दोस्तों दर्पण। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जब हम अपना बाल कंघी करते हैं तो क्या करते हैं, हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि उस दर्पण में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर है दर्पण, क्या है, दर्पण, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी है। ठीक है, कोई वस्तु रखी है, तो जैसे ही इस दर्पण के सामने इस वस्तु को हम लेकर जाएंगे, यानी आप कह सकते हो कि इस शीशा के सामने, दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, इस शीशा के सामने जब हम किसी वस्तु को लेकर जाएंगे तो इस शीशे में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी सेम आकृति बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे ही क्या होता है कि हम दर्पण के सामने जाते हैं, खड़ा होते हैं, सेम हमारी आकृति क्या होता है, सेम हमारी ही परछाई उसमें दिखाई देने लगता है। तो वही जो उसमें हम दिखाई देते हैं वही उस दर्पण द्वारा बनाया गया क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाकर के रखते हैं तो इस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और वही होता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, वही क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। तो अगर हम बात करें, लिख भी दें, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहोगे
कि यदि किसी दर्पण के सामने यदि किसी दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं, यदि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दे, यदि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दे तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उस वस्तु की क्या बन जाती है? आकृति बन जाती है। और दर्पण में क्या होता है? हमने क्या कहा कि यदि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दे तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। और जो इस आकृति बनती है, यानी दर्पण में जो आकृति बनती है, वही दोस्तों आपका क्या कहलाता है? वही आपका होता है प्रतिबिंब। तो क्या है कि इस वीडियो में मैं आज यहीं तक का आपको बताने वाला था, ठीक है। तो कल इससे जो आगे आपका होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अगर ये चीज़ें मैं आपको कल पढ़ा दूंगा तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका प्रश्न है उसको भी करा दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथ में अपने दोस्त का भी हेल्प करिए, उनके पास भी हमारी इस वीडियो को भेजिए, ठीक है। धन्यवाद।